नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि धारा 125 सीआरपीसी में भरण पोषण आपको देना पड़ता है वाइफ को। वहीं दूसरी तरफ घरेलू हिंसा में भी भरण पोषण आपको देना पड़ता है। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24, इसमें भी भरण पोषण आपको देना पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या हर जगह से हम भरण पोषण देंगे? हर कानून के तहत भरण पोषण देना पड़ेगा? क्योंकि पति का इनकम सोर्स तो एक ही होता है, वो पत्नी को हर तरफ से भरण पोषण कैसे दे सकता है? तो कई लोगों का सवाल है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि पति घरेलू हिंसा में भी भरण पोषण दे, धारा 125 में भी भरण पोषण दे? दोस्तों, अभी कई ऐसे लेटेस्ट जजमेंट आए हैं अलग अलग कुछ हाई कोर्ट्स के, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी में अलग अलग भरण पोषण देना पड़ेगा। तो ये एक टेंशन का विषय है। इससे निपटने का रास्ता क्या है, तो वही मैं बताने जा रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि आपको हर एक्ट के तहत अपनी वाइफ को भरण पोषण नहीं देना है, ठीक है। जब पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाती है, उसके अलावा 125 का केस लगाती है, तो सीधी सी बात है किसी एक मामले में पहले भरण पोषण का आदेश हो जाएगा, अंतरिम भरण पोषण का, बाद में दूसरे मामले में होगा, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा हो तो इसमें आपको क्या करना है ये मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात ये कि चेन्नई हाई कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने दिए हुए जजमेंट में साफ कहा है कि अगर घरेलू हिंसा और धारा 125 दोनों की जो पिटीशन लगाई गई है, दोनों पिटीशन में जो तथ्य हैं वो एक जैसे हैं, जो फैक्ट हैं वो एक जैसे हैं, घटनाएं एक जैसी हैं, जो आरोप लगाए गए हैं वो एक जैसे हैं, तो दोनों में से किसी एक मामले में ही भरण पोषण मिलेगा। ये क्लियरली कहा गया है। ये जजमेंट आप लोगों के काम का है। मद्रास हाई कोर्ट ने ये जजमेंट पहली बार नहीं दिया है, इसके पहले भी मद्रास हाई कोर्ट ऐसे जजमेंट दे चुकी है जिसमें साफ मेंशन किया गया है कि पति पर अलग अलग कानूनों के तहत भरण पोषण थोपना कहीं से भी न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। ये अन्याय है। पति जो है वो एक ही कानून के तहत पत्नी को भरण पोषण दे सकता है। भरण पोषण का अर्थ होता है पत्नी जो है वो अपना गुजारा कर सके, इतना पैसा पत्नी को मिलना चाहिए। इसका ये अर्थ नहीं है कि पत्नी भोग विलास करे, ठीक है। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने ये बात क्लियर करी है, मद्रास हाई कोर्ट ने भी ये बात क्लियर करी है। ये दो जजमेंट्स दोस्तों आपके बहुत ज़्यादा काम के हैं। दूसरी बात ये दोस्तों कि हमारे संविधान में साफ कहा गया है कि संविधान के आर्टिकल 20 में क्लियरली मेंशन है कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर 2 मुकदमे नहीं लगाए जा सकते, और एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 सज़ा नहीं दी जा सकती। यह आर्टिकल 20 में क्लियरली मेंशन है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूँ वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो पिछले साल जो जजमेंट दिया था, पिछले साल रजनीश वर्सेस नेहा, मुझे लगता नहीं कि आप लोगों ने कभी उस जजमेंट को पढ़ा होगा या किसी वकील ने उसको पूरा अच्छे से पढ़ा होगा। रजनीश वर्सेस नेहा जो जजमेंट है उसके पॉइंट 18 को अगर आप पढ़ते हैं तो पॉइंट 18 और 19 में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कही है कि पति जो है वो हर तरफ से पत्नी को भरण पोषण नहीं दे सकता, ठीक है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है। मतलब रजनीश वर्सेस नेहा का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ये बड़े काम का है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर पत्नी को कहीं से भरण पोषण मिल रहा है तो वो तब जब दूसरी कोर्ट से भरण पोषण मांगती है तो दूसरी कोर्ट का ये कर्तव्य है कि वो पहले पता लगा ले कि पत्नी को कहाँ से कितना भरण पोषण मिल रहा है। अगर पत्नी को कहीं से भरण पोषण सफिशिएंट मिल रहा है
तो उसको दूसरी जगह से भरण पोषण नहीं दिया जाना चाहिए। भरण पोषण पति के लिए सजा नहीं हो सकता, ठीक है, या इस तरह का नहीं होना चाहिए कि वो पति के लिए सजा बन जाए। ये भी साफ साफ कहा गया है। मतलब कि रजनीश वर्सेस नेहा में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी क्लेरिफाई किया है कि पत्नी को हर जगह से भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए। ये पॉइंट नंबर 18-19 में देके रखा है। आप चाहें तो रजनीश वर्सेस नेहा का जो जजमेंट है वो गूगल में इजीली अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा चेन्नई हाई कोर्ट का जजमेंट, राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट, इनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। उनमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि एक महिला को अगर एक जगह से भरण पोषण मिल रहा है तो उसको दूसरी जगह से भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए। और तब तो बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए जब उसने 2 केस लगाए हैं, धारा 125 का लगाया है, घरेलू हिंसा का लगाया है, और दोनों केसों की कहानी, स्टोरी, तथ्य, आरोप सब कुछ एक जैसा है। तो जब सब कुछ एक जैसा है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पत्नी को दोनों जगह से भरण पोषण मिले, ठीक है। अब इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि मान लीजिए अगर एक धारा 125 में भरण पोषण का आदेश हो गया है तो फिर घरेलू हिंसा में हम क्या करें। तो आपको करना ये है कि जब घरेलू हिंसा में भरण पोषण के लिए आर्गुमेंट हो या फाइल जो है भरण पोषण के आदेश पे जा रही हो, चाहे वो इंटरिम मेंटेनेंस हो या फाइनल हो, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप धारा 125 के ऑर्डर को वहाँ पर प्रस्तुत करें, साथ में एक अलग से एप्लीकेशन ड्राफ्ट करें। उस एप्लीकेशन में सुप्रीम कोर्ट के रजनीश वर्सेस नेहा के जजमेंट का हवाला दें, राजस्थान हाई कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट, इनके जजमेंट्स का भी आप उसमें जिक्र करें और साफ साफ एक अच्छी ड्राफ्टिंग तैयार करें और उसके द्वारा जज को कन्विंस करें कि सर इसमें तो पहले हम मेंटेनेंस दे रहे हैं और सफिशिएंट अमाउंट दे रहे हैं और हमारी सैलरी सर इतनी है, हम इसमें दोबारा मेंटेनेंस क्यों दें सर, ये आपको क्लियरली मेंशन करना है, ठीक है। ड्राफ्टिंग में दोस्तों आपके दम होना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखें, जब कोर्ट में कोई केस चलता है तो वकील की ड्राफ्टिंग बड़ी तगड़ी होनी चाहिए। कई बार वकील की ड्राफ्टिंग से खेल बिगड़ जाता है, वो कई बार ड्राफ्टिंग से केस पलट जाता है। डिपेंड करता है आपका वकील किस तरह का है, ठीक है। इसलिए आपकी ड्राफ्टिंग में दम होना चाहिए। हमारे पास कई कॉल आते हैं, उसमें हमें ये बताया जाता है, अलग अलग राज्यों से कॉल आता है जिसमें कि लोग हमको बताते हैं कि सर हमारा वकील तो जो केस हमारा चल रहा है घरेलू हिंसा का या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का या 498A का या दहेज का, तो हमारा वकील तो सर केस ख़त्म करवाना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि केस लंबा चले और कहीं ना कहीं हमारे वकील की कोशिश सर कंप्रोमाइज़ करवाने की है, लेकिन सर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, हम केस को जीत कर ख़त्म करना चाहते हैं, मगर हमारा वकील कंप्रोमाइज़ करवाने की कोशिश करता रहता है। तो दोस्तों वकील कंप्रोमाइज़ करवाने की कोशिश इसलिए करता है क्योंकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में वकीलों ने एक ट्रेंड बना लिया है कि इसको लंबा खींचना है, इसमें अच्छा पैसा कमाना है और इसमें अपन कंप्रोमाइज़ करवाने की ही कोशिश करेंगे। कंप्रोमाइज़ जब होता है तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि पति को एक बड़ा लमसम अमाउंट पत्नी को देना पड़ता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए पति 25 लाख रुपए पत्नी को दे रहा है, तो 25 लाख में से वकील साहब कह देते हैं कि भैया मेरा 10% होगा या 20% होगा। मान लीजिए 10% भी होता तो 25 लाख का 10% 2.5 लाख रुपये होता है, तो अगर 20% होता है तो सीधा सीधा वकील को 5 लाख रुपए मिल जाते हैं। मतलब वकील साहब एक झटके में 5 लाख रुपए का हाथ मार लेते हैं। कुल मिलाकर वकील साहब को 1.5 साल तक अब कुछ भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पैसा उनको मिला है उस पैसे में बड़ी आसानी से उनका घर का खर्च वगैरह और जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं 1.5 साल तक वो आसानी से चल जाएंगी। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी समस्या है। तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में यही एक प्रॉब्लम है जिसके कारण ये केस ख़त्म नहीं होते। ये बात बिल्कुल सही है, वकील इसको लंबा खींचते हैं। 498 को अगर अच्छे से चलाया जाए तो 498 का मुकदमा 1.5 या 2 साल में ख़त्म हो जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस में तो साफ साफ कहा गया है कि 60 दिन के भीतर इस मैटर को ख़त्म करना है। 60 दिन में अगर ना भी ख़त्म हो तो 60 का डबल कर लीजिए 120 दिन,
लगभग 4 महीने, तब भी ये मामला ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं कहता हूँ 6 महीने में ख़त्म कर दो इसको, लेकिन नहीं, ये डोमेस्टिक वायलेंस के मुकदमे 7-8 8-8 साल तक चल रहे हैं। इंटरिम मेंटेनेंस ऑर्डर हो चुका है, पति इंटरिम दे दे के थक चुका है। कारण ये है कि आपने कभी ट्राई नहीं किया कि मेरे केस को जल्दी ख़त्म किया जाए। घरेलू हिंसा में मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, आपने अगर साबित कर दिया घरेलू हिंसा नहीं हुई है, उसमें पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलेगा। घरेलू हिंसा में हमेशा यही कोशिश कीजिए कि आप ये साबित कर दें कि कोई घरेलू हिंसा नहीं हुई है। ठीक है, तो उम्मीद है ये बातें आपको मेरी समझ में आई होंगी। तो सीधी सी बात है कि रजनीश वर्सेस नेहा में भी कहा गया है। उसके अलावा चेन्नई हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट की जजमेंट, उसके बारे में भी जो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका साइटेशन वगैरह लिख दूँगा। आप चाहें तो उसको इजीली गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें मित्रों कि जब भी आप पे केस चल रहे हैं घरेलू हिंसा के, 125 के, कोई से भी केस, शुरुआत से ही उन केसों में पकड़ बना के रखें। कहीं पर भी आप ऐसा ना करें कि आप ढील दे रहे हैं। आपके ढील देने का अर्थ है आपका वकील बाजी मार जाएगा बीच में। ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आजकल जो हैं ये अच्छा पैसा कमाने का एक जरिया बन चुके हैं, और इनमें पैसा कमा कमा के वकील लोग करोड़पति बन चुके हैं। वकील फीस ले, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, आपका केस लड़ रहा है तो फीस तो वो लेगा, लेकिन फीस की आड़ में अपने पक्षकारों को बेवकूफ़ बनाना, उनके केस को ख़त्म ना होने देना, उनको गलत राय देना, कंप्रोमाइज़ करवा के मोटा पैसा वसूल करना, इसको तो वकालत नहीं कहा जा सकता। लड़के का ही वकील है, फिर भी लड़के को सलाह दे रहा है कंप्रोमाइज़ कर लो। पत्नी 50 लाख मांग रही है, तुम 30 लाख दे दो। भाई साहब 30 लाख भी बहुत बड़ी रकम होती है, पति कैसे दे देगा? अब वो 30 लाख दिलवा रहा है, सीधी सी बात, उसमें 3 लाख तो वो ले ही लेगा, आपसे नहीं लेगा, पत्नी से ले लेगा कि हमने तुमको 30 लाख दिलवाए हैं, 3 लाख दे दो। ये समस्याएं हैं दोस्तों। तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें। अभी हम एक हमारे दर्शक हैं, वो हमें व्हाट्सएप पर बता रहे थे कि कोर्ट ने इंटरिम मेंटेनेंस 16,000 का आदेश किया है, लेकिन बाद में हमारे वकील ने बहस करी तो कोर्ट ने उस मेंटेनेंस को कैंसिल कर दिया है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कई बार हमें कुछ ऐसे लोग फ़ोन लगाते हैं या मैसेज करते हैं कि हमें बड़ी हंसी आती है उनकी बातें सुन के। मतलब कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमको बेसिक बातें भी इस चैनल के माध्यम से बतानी पड़ेगी। एक चीज़ ध्यान रखें दोस्तों, कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर कर दिया है तो ध्यान रखें कोर्ट उस ऑर्डर को कभी नहीं बदल सकती। अगर जज ने उस ऑर्डर को बदला तो जज को जेल हो जाएगी। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें मित्रों। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो भाई साहब मुझसे कह रहे थे कि कोर्ट ने 16,000 का भरण पोषण ऑर्डर कर दिया है, और अब जो है कोर्ट हमारे वकील ने कोर्ट को कहा कि सर हमने एप्लीकेशन लगाई थी पहले भी, तो कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को देखा और फिर उन्होंने कहा कि हम इस ऑर्डर को कैंसिल करते हैं। ऐसा उन जनाब ने मुझे बताया। तो मैंने उनसे एक ही सिंपल सवाल पूछा कि क्या आपने ऑर्डर शीट पढ़ी है? कहीं पर भी कोर्ट ने लिखा है कि हम पुराने ऑर्डर को कैंसिल कर रहे हैं? कहीं पर भी लिखा है ऐसा? उन्होंने कहा नहीं सर, हमने तो नहीं देखा, हमको तो वकील ने बताया। तो मैंने उन्हें साफ साफ बोल दिया कि आपका वकील आपको बेवकूफ़ बना रहा है। वो बना भी इसलिए रहा है क्योंकि आप बन रहे हैं। मैं 1000 बार उनको कह चुका हूँ कि आप जो है अपनी और जो फाइल है कोर्ट में, हर तारीख पर उसकी ऑर्डर शीट पर नज़र बना के रखा करें। ठीक है, आप कोर्ट जाते नहीं हैं, आपका वकील आपको लपेट देता है, वो आपको बेवकूफ़ बना देता है। हाँ, ये बात सही है कि आप इतने बिजी रहते हैं कि आप कई बार कोर्ट नहीं जा पाते, कोई दिक्कत नहीं है, आप बीच में जा सकते हैं टाइम निकाल के और अपनी फाइल देख सकते हैं। एक एप्लीकेशन देना पड़ती है कोर्ट में, जज साहब उस पर साइन कर देते हैं और बाबू आपकी फ़ाइल निकाल देता है। उस फाइल को आप देख सकते हैं। और अगर उसके बहुत से रास्ते हैं, खैर ये बताने की चीज़ें नहीं हैं, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि हम ऐसा कर सकते हैं, मगर नहीं, हम वकील के भरोसे ही बैठे रहते हैं। तो क्या है कि इस तरह की बातें जब लोग बताते हैं तो हमको हैरानी होती है, और फिर हम सोचते हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति अगर ठगा जा रहा है
तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को यही नहीं पता कि जो जज ने ऑर्डर कर दिया, जज उसको कभी चेंज नहीं कर सकता। उस ऑर्डर को ऊपर की अदालत चेंज कर सकती है, वहाँ पर आपको उस ऑर्डर को चैलेंज करना पड़ेगा। लेकिन जिस कोर्ट ने वो ऑर्डर किया है, वो कोर्ट उसको कभी चेंज नहीं कर सकती। अगर उस जज ने ऐसा किया तो उसकी नौकरी चली जाएगी, उसको जेल जाना पड़ेगा। ये 420 है, ये काम कोई जज नहीं कर सकता। इसलिए ये कहना कि कोर्ट ने ऑर्डर किया था, बाद में हमारी रिक्वेस्ट में कोर्ट ने ऑर्डर चेंज कर दिया, दोस्तों ऐसा नहीं होता है। इस मूर्खता से बाहर निकलें, ठीक है। और जो अभी मैंने बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस में 125 में दोनों में भरण पोषण मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके बारे में मैंने आपको बताया, जजमेंट्स के बारे में मैंने बताया। इन चीज़ों को भी ध्यान रखें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये एक छोटा सा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, जो जानकारी हमने आपको दी समझ में आई होगी। तो अगर आपको कुछ डाउट वगैरह है तो हमारे मैसेज बॉक्स में हम उसको क्लियर कर लेंगे। तब तक दोस्तों बहुत बहुत